तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, सभी छात्रों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी अच्छे हैं? चलिए, आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, तो आज हमारा जो है, आज भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ का आज क्वेश्चंस होगा। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ MCQ किया था, आज हम लोग फिर MCQ करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में MCQ को शुरुआत करते हैं। जीके से जुड़े 20 सवाल हम लोग अब हर वीक में 3 दिन करेंगे, ठीक? चलिए थोड़ी देर इसको देखिए, थोड़ी देर में शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी MCQ जीके से संबंधित 20 प्रश्न जो हम हर हफ्तों में 3 बार करेंगे। 3 हफ्तों में 3 क्लासेस है हमारी, तो तीनों क्लासेस हमारी ऑब्जेक्टिव भी चलेगी, मिक्स है आप सभी के लिए। चलिए, सबसे पहला आते हैं जियोग्राफी का सवाल है ये। आप लोगों ने अगर नदियाँ पढ़ी होंगी जियोग्राफी में, तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि देवप्रयाग एक जगह है, किस नदी के संगम पर स्थित है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो जहां मिलती है वहां पर एक नगर स्थित है देवप्रयाग, और यह देवप्रयाग किस 2 नगरों के मेल पर स्थित है। ऑप्शन है आपका भागीरथी अलकनंदा जहां मिलती है, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी। अब आप लोग बताएं, आप सभी का प्रश्न क्या होगा? लगता है 2 ऑप्शन कर दिए क्या? इसको कर दो गंगा, सेम ऑप्शन है गंगा। चलिए, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा, गंगा मंदाकिनी। चलिए आप लोग बताइए, देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? आप सभी के पास फटाफट आप सभी को जवाब देना है। इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर? आप सभी लोग पढ़े होंगे कि गंगा कहाँ बनती है? जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो जाकर क्या बनती है? गंगा बनती है। और जहां पर मिलती है ना, वहां पर एक नगर स्थित है देवप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहीं पर देवप्रयाग स्थित है, और इससे क्या बनती है? गंगा बनती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका हिस्ट्री से है। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? यानी इब्न बतूता एक यात्री था जो कौन से राजा के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय भारत का किसका राज्य चल रहा था जिस समय इब्न बतूता जो है भारत आया था? चलिए, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। इब्न बतूता, आपको एक बता दें, इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ये मोरक्को से आया था। अब किसके शासन में आया था? अब आप लोग बताएं। अब आप लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 में आया था, और उसके बाद इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये कहता है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। आपके पास 4 ऑप्शन है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आप लोग बताइए। अब आप लोग बताएं सही सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए,
फटाफट इसका सोचो और सही सही जवाब देना। जो बच्चे जानते हैं फटाफट जवाब दें, और जो नहीं जानते वो भी जवाब दें, कम से कम सीखेंगे तो। चलिए, तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित करने वाले गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। क्या? गुरु रामदास। ये एक सिख धर्म के चौथे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर को बसाया। पहले इसका नाम अमृतसर नहीं, पहले इसका नाम था रामदास नगर, बाद में बन गया अमृतसर। चलिए, गोल्डन टेम्पल जहां पर है। चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। ये कहता है, ये आ गया आपका पॉलिटी, ये आ गया पॉलिटी। 2 गो हिस्ट्री था, एक जियोग्राफी मैंने देखा, अभी पॉलिटी के सवाल है। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपने राज्यसभा पढ़ा होगा। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है और अंग 3 है, और सदन में एक सदन है लोकसभा, एक है राज्यसभा, लेकिन यहाँ पे चर्चा किसकी है? राज्यसभा की। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यानी कि वहां का हेड कौन होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर भारत का गृह मंत्री। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी होम मिनिस्टर ऑफ भारत। चलिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभी लोग इसका उत्तर दे। 4 नंबर सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो 4 नंबर सवाल का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। यानी भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये होते हैं सभापति, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति को चुना हो गया है तो कुछ उसको काम देना पड़ेगा ना, खाली बैठे बैठे तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं। तो इसीलिए उसको क्या दे दिया गया कि आप राज्यसभा का सभापति का काम करेंगे, जाइए। और ये एकमात्र ऐसा सभापति होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। क्या ये राज्यसभा का सदस्य है? नहीं होता है। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। यानी कौन सा ऐसा सभापति है जो अपने सभा का सदस्य नहीं होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए, किस सभा का? तो राज्यसभा का। अगला सवाल है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से सवाल है। क्या पूछ रहा है? किधर चल गया जी? 5वां सवाल है ना, कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय, सॉरी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आय बोल रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी में से किसे घटाया जाए कि हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाता है? ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, ब्याज, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको माइनस करने पर हमारा एनआई यानी नेशनल इनकम निकलता है? यानी सवाल है कि एनआई में से, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से किसको माइनस करे कि हमारा क्या निकल जाए? नेशनल इनकम। माइनस का मतलब घटाया जाए। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जो भी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, अगर उसको हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा, एनआई, राष्ट्रीय आय। चलिए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, अभी समझ लीजिए। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आपको हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या प्रथम महिला शासक? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी लक्ष्मीबाई। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। चलिए, अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत में 7वां नंबर सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, नारों से संबंधित है।
नारा जो हम लोग दिए गए थे आजादी के उपरांत। चलिए, सवाल ये कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, यानी फिर लाला लाजपत राय। चलिए आप बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल सा उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप सबको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, लगता है एक सवाल इससे पहले भी पूछा गया है। 9 है, 10 है, 12 है, 11 है। बताइए वर्तमान में हमारे पास अभी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो इस सवाल का सही उत्तर आप सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 11। वर्तमान में 11 है और यह किससे लिया हमने? रशिया से लिया है, रूस से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 9। यह कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? जैसे हमने पढ़ा भारत की सबसे बड़ी गंगा, एशिया की सबसे बड़ी आप लोग बताइए, विश्व की सबसे बड़ी आप सभी को पता होगा नील नदी। उसी प्रकार एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांगहो नदी या फिर गंगा नदी? एशिया की सबसे बड़ी नदी, चलिए आप सभी लोग बताएं। चलिए दोस्तों बताएं क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यांगटीसी नदी। क्या हो जाएगा? यांगटीसी नदी, जो कहां बहती है? चाइना में बहती है और ये 6300 किलोमीटर लंबा है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? सबसे ज्यादा विश्व में कॉफी का प्रोडक्शन कौन करता है? सबसे ज्यादा कॉफी जो पीते हैं, चाय तो नॉर्मल हो गया, कॉफी नाम से एकदम लगा स्टैंडर्ड नेम। कॉफी उत्पादक देश सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत करता है, पेरू करता है, ब्राजील करता है या अर्जेंटीना करता है? आप सभी लोग बताएं सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? चलिए तो 10वां नंबर सवाल तो बताएं, आप सभी लोग आंसर दें इसका। चलिए आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही हैं? ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। सभी बच्चों को क्लासेस कैसी लग रही हैं? तो अच्छी लग रही हैं। तो चलिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और फटाफट इसको लाइक करिए। चलिए तो फिर आगे करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और फटाफट आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि सबसे ऊपरी लेयर कौन होती है? क्रस्ट। तो क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु कौन सी है? धातु यानी मेटल, लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, एल्युमिनियम। आपके पास 4 ऑप्शन। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, एल्युमिनियम। सवाल को बड़ा सही से पढ़िएगा। लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, एल्युमिनियम। चलिए
तो इस सवाल का दोस्तों आपका सही उत्तर पता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी मारा है वो गलत है। ये तत्व, तत्व वाले ध्यान दे, जो बच्चे पहले पढ़ा होगा तत्व में अगर आता है तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन हमारे यहाँ धातु पूछ रहा है, तो धातु में कौन? एल्यूमिनियम। धातु में कौन? एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल। सिलिकॉन और एल से एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। पृथ्वी में सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य, प्रॉक्सिमा सेरेंची, ध्रुव तारा या चित्र? बताएं, सबसे नजदीक पृथ्वी का कौन सा तारा है? सूर्य है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ध्रुव है या फिर चित्र है? चलिए बताएं। चित्र नहीं, इसको साइरस कर लो। ये ध्रुव तारा और यह है साइरस। चलिए बताएं, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे क्लोज में अगर कोई स्टार है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नहीं, गलत। सूर्य, सन है जो सबसे नजदीक है हमारे, जो कि एक प्रकार का स्टार है। अगर पूछेगा सन के बाद तो आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर पूछता कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। साइरस भी नहीं होगा क्योंकि साइरस बहुत दूर है और ये सबसे प्रकार सबसे चमकीला स्टार है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे चमकीला तारा कौन, तो साइरस। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13। 13 ये कहता है, ये भी आपका पॉलिटी का नहीं सॉरी इकोनॉमिक्स का सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ध्यान से सवाल पढ़िएगा, यहां पर आपको स्थापना नहीं, राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये बोल रहा है। ऑप्शन है आपका 1935, 1951, 1949, 1947। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला सवाल है आपका, फटाफट इसका जवाब बताएं। सभी लोग इसका उत्तर दे फटाफट, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए और फटाफट। और इस साल हम लोग पैरामेडिकल 2024 की तैयारी जमकर करेंगे और जमकर फोड़ देंगे एग्जाम को इस बार। चलिए सवाल क्या है बाबू? चलो तो बताओ, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने मारा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 1949, क्योंकि 1935 में स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। ना कि हमने स्थापना सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछा है? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें किसका? शपथ का वर्णन है। शपथ, बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन। प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड अनुसूची सेकंड शेड्यूल, थर्ड अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल, फोर्थ अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची। आप बताएं किस अनुसूची में शपथ का वर्णन है? हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन संशोधन होकर अभी 12 हो गई हैं। वर्तमान में कितने हुए? 12। 12 में से बताइए किस अनुसूची में हमें शपथ का वर्णन देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके सामने, आप फटाफट इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय अनुसूची। पहली में हमारा भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, दूसरी में बात करें तो वेतन का वर्णन होता है, और तीसरी में शपथ का। चौथी में आएंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन होता है, कितनी कितनी सीटें किस राज्य को दी जाए उसका वर्णन है इसमें। चलिए तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। 15 ये कहता है, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का तो नाम सुना ही होगा जिन्होंने जन गण मन लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए। आपका ऑप्शन है भौतिकी,
नोबेल पुरस्कार आप लोग को पता होगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी, साहित्य, शांति, चिकित्सा। ये आप सभी को पता होगा, ये पहले भारतीय थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। चलिए बताइए। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 यह कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। बताएं। जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चलिए आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में यह बना था। यह पूरे विश्व में हेल्थ को देखता है। चलिए 17वां नंबर सवाल, किसको अर्थशास्त्र का जनक या फिर पिता माना जाता है? बायल, एडम स्मिथ, स्माली या ड्यूमान? बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं? इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। चलिए अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अब तो बहुत ही सरल सवाल है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो एक सवाल यहां से ही बनेगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। और यह प्रकाशित कब हुई थी? 1776 में प्रकाशित हुई थी। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 18। ये भी इतिहास का सवाल है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त? ये भी सवाल आपके पिछले ईयर में ही पूछा गया है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? बहुत ही सरल सा सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग को आता होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने क्या करवाया था? अशोक ने निर्माण करवाया था। किसका? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूपा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, जो 4 सिंह वाले हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 शेर है, उसमें क्या है लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। नीचे की ओर वो किस उपनिषद से लिया गया है? आपके पास किस उपनिषद से हमने यह सत्यमेव जयते लिया है? क्या? सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, केनो उपनिषद या फिर कठो उपनिषद? मुंडको उपनिषद, ऐत्रेयो उपनिषद, केनो उपनिषद या कठो उपनिषद? बताइए। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और यह किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। चलिए आपका लास्ट सवाल है आज का, सवाल नंबर 20। यह आपका पॉलिटी से जुड़ा प्रश्न है। सवाल यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? यानी प्रश्न कह रहा है आपका, अगर 2 या 2 से, मान के चलिए कोई ऐसा राज्य है, छोटा राज्य है, उसकी आबादी कम है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। यानी 2 राज्य या 3 राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय में काम चला लेंगे। तो चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके पास आर्टिकल 4 है, ऑप्शन में 214, 231, 216,
224 बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 में कहा गया है कि हमारे 2 या 2 से अधिक राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में एक उच्च न्यायालय यानी एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होगी, या फिर किस हर राज्य में हाईकोर्ट होगा, या किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? 214 के तहत। चलिए तो आज आप सभी को आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से 20 प्रश्नों के साथ। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आप लोग के क्लासेस कैसी चल रही हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोग पढ़ने पे ध्यान दें। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए न्यू बैच पैरामेडिकल 2024 की तैयारी के लिए फटाफट, और ऐप को जाकर डाउनलोड करिए। अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया जाएगा, या फिर वहाँ पर जाकर आप उसको कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।